हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक नई कहानी। होप यू ऑल विल लाइक दैट स्टोरी। रीबर्थ ऑफ डेविल किंग्स वाइफी फॉर रिवेंज। इजहार और जबरदस्ती। 21-22 साल की लड़की टेरेस के बीचों बीच खड़ी होती है और उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और वह लड़की जैसे ही अपने आंखों की पट्टी को हटाती है और जल्दी जल्दी आंखें झपकते हुए उसने सामने देखती है जहां एक आदमी थ्री पीस टक्सीडो सूट में खड़ा था। उसका हैंडसम फेस वहां लगी लाइटिंग में और ज्यादा चमक रहा था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। चेहरे को पहचानते ही उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर वह लड़की झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, व्योम तुम मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाया हो? व्योम अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि जिस लड़की को मैंने आज रात इनवाइट करना था वह लड़की अपने घर से कभी बाहर निकलते ही नहीं, इसलिए मुझे मजबूरी में उसका किडनैप करवाना पड़ा। और फिर वह उस लड़की के पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है और उसके कानों में धीरे से कहता है, आज मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा, मेरा प्यार तुम्हारा हद बनेगा जिसे तुम चाहकर भी पार नहीं कर पाओगी वानी। और अब ना मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा वरना तुम मेरे प्यार से छूट पाओगी। तुमसे प्यार करके मैंने ये जाना है कि प्यार दर्द नहीं सुकून है, और अब से मैं तुम्हारा सुकून बनूंगा, तुम्हारा ड्रीम है ना कि तुम इस चारदीवारी से निकालकर एक अच्छा पंछी की तरह अपनी जिंदगी जियो। तो आज से मैं तुम्हारा ड्रीम बनकर तुम्हें उड़ाना सिखाऊंगा। व्योम की बातें सुनकर वानी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल जगह बना लेती है। वही व्योम वानी की हंसी को देखते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन अफसोस माय स्वीटहार्ट, यह आज़ादी तुम्हें मरने के बाद मिलेगी। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, क्योंकि कल का सुबह देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है ना, तो इसकी धड़कनें भी अब से सिर्फ मेरे लिए धड़केंगे, लेकिन तुम्हारे सीने में नहीं बल्कि किसी और के। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे दिल की धड़कन चलेगी, कॉफी सिर्फ मेरे लिए लेकिन किसी और के सीने में। तुम्हारे डैड को उस पंडित ने बिल्कुल सही बताया था कि तुम 21 साल के होते ही मर जाओगे, इसीलिए तुम्हारे ट्रेन में तुम्हारे प्यार में अंधे होगा। तुम्हें उसे चार दीवारी के अंदर रखा था कि वह तुम्हें बचा सके, लेकिन देखो मैं तुम्हारी मौत बनके वहां पर भी पहुंच गया और निकल आया वहां से बाहर। वानी की नजर जैसे कि व्योम पर पति है, वह उसको खिलाते हुए कहती है, क्या हुआ? अब किसी सोच में गुम हो गए? व्योम वानी की आवाज सुनकर अपने सोच से बाहर आता है और वानी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें घर पर नापा क्या तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। वानी व्योम की बात सुनकर अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहती है, मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा का क्या मतलब है? व्योम उसकी बात पे हंसते हुए कहता है, मेरा मतलब ये था तुम्हारे मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। वानी मुंह बनते हुए कहती है, जब तुम्हें मुझे कुछ कहना ही नहीं था तो मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? छोड़ो भी, तुम्हारे दिमाग में कब क्या चलता है मुझे कभी पता ही नहीं चलता, इसलिए मुझे यहाँ से चल ही जाना चाहिए। ये कहते हुए वह वहां से जाने लगती है कि तभी व्योम वानी को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम हो पहले लड़की हो इसके करीब मैं खुद चलकर आया हूँ। तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में बहुत ही स्पेशल है और उसे आंखों को मैं कभी भी किसी को नहीं लेने दूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल को ही हक दे रखा है मेरे लिए धड़कने के लिए। तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं सिर्फ मेरे लिए धड़क सकती है। तुम मेरे पास ना होकर भी मेरे पास ही रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। वानी व्योम से थोड़ा अलग होकर कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे गुड बाय बोल रहे हो? व्योम उसके माथे पे किश करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं स्वीट हार्ट, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वानी जैसे ही कुत्ते छुपाते अपने घर पहुंचती है तो वहां पाती है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जिसे देखकर वह थोड़ा डर जाती है और फिर जैसे ही वह अपना पर आगे बढ़ती है उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है जिससे वह गिर जाती है। और वह जैसे ही गिरती है उससे फील होता है वह किसी चिपचिपे चीज पर गिर गई है और वह अपना जैसे ही हाथ उठाती है तो देखी है उसका पूरा हाथ खून से रंग गया है। इसे देखने के बाद बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाते ही वहां चारों तरफ रोशनी हो जाता है। रोशनी होते ही थोड़ी देर के लिए वानी की आंखें बंद हो जाती है और फिर वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखती है उसके सामने उसका बचपन का दोस्त खड़ा है जिसके हाथों में खून से रंगा हुआ एक खंजर होता वन वोल। वानी उस लड़के को देखते हुए कहती है, आशु तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? और आगे बोलते उससे पहले ही उसका ध्यान अपने पापा के ऊपर जाता है जो खून से सने अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। वानी भागते हुए उनके पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, पापा उठो ना, आपको क्या हुआ है? मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलो ना, देखो पापा को क्या हो गया। वह अभी रो ही रही होती है कि तभी आशु आकर उसके बालों से पकड़ के उसे उठाकर खड़ा कर देता है और कहता है, अरे यार अब उन्हें जाने भी दो, क्यों रो रो कर बेचारे उन लाशों को परेशान करती हो?
वानी आशु पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, और तुम तो मुझसे प्यार भी करते थे ना, फिर तुम ऐसा क्यों किया। आंसू उसकी बातों पे हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम सारा दोस्त मुझे नहीं दे सकती हो समझी, ये तो भी तुम्हारे माँ बाप के साथ हुआ है न, और जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है बल्कि उसे इंसान का हाथ है जिसे तुम प्यार करती हो। वानी रोते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ताकि मुझे उससे नफरत होते और तुम मुझे पा सको। आशु वानी की बातें सुनकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे इतना पागल हूं जो मैं ये सब करूंगा। देखो वानी, मैं प्यार तो करता हूं लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे जिस्म से, और जिसे तुम प्यार करती हो वो तुमसे प्यार नहीं करता है, बस वह तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि उसे तुमसे कुछ चाहिए, और पता है उसे तुमसे क्या चाहिए, तुम्हारी यह सारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा ये दिल। बस मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और देखो मुझे प्रॉफिट भी हो गया। तुम आज रात के लिए मेरी हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं वह कर सकता हूं, और उसके बाद जब मेरा जी भर जाए तुम्हारे से तब इन डॉक्टरों के हवाले कर दूंगा ताकि यह तुम्हारा दिल निकाल सके। वानी आशु से खुद को छुड़ाकर पीछे जाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आशु उसके नजदीक जाते हुए कहता है, तुम्हें जो सोचना है सो सकती हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। ये कहने के साथ ही वह वानी को झटके से पकड़ लेता है और उसे अपने कंधों पर उठकर ऊपर की तरफ जाते हुए कहता है, तुम लोग मेरा यहीं पर इंतजार करो, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। वानी आशु की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज। आशु उसको रूम में लाकर नीचे उतार देता है और उसके नजदीक जाते हुए कहता है, अगर नहीं छोड़ा तो। आशु इतना कहते ही वानी जोर से आंसू के गाल पर एक तमाचा लगा देती है। अब आशु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आशु तुरंत वानी को अपने करीब कर लेता है और वानी को बुरी तरह रफली किस करने लगता है। आशु वानी को सांस लेने का भी मौका नहीं देता है। लगभग 10-15 मिनट बाद वह वानी को तब जाकर छोड़ता है जब वानी की सांसें उखड़ने लगती है। वानी हांफने लगती है। वानी कुछ रिएक्ट करती इससे पहले आशु फिर से उसको अपने करीब खींच लेता है और फिर से रफली किस करने लगता है। वह उससे दूर जाने की लाख कोशिश करती पर आशु की ताकत के आगे उसकी शक्ति जवाब दे देती। कुछ टाइम बाद वह वानी को फ्री करता है और उसको छोड़ते ही वह उसके पहने कपड़े के बाजू को फाड़कर तुरंत उसके शरीर से अलग कर देता है और कहता है, बहुत घमंड है न तुम्हें अपने स्वाभिमान पर और अपनी इज्जत पर, इसी के चलते तुमने मुझ पर हाथ उठाया था ना, आज मैं तुम्हारा स्वाभिमान ही तुमसे अलग कर दूंगा। वानी की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने सीने को ढकते हुए चिल्लाकर कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। मेरे मॉम डैड तो तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और आज तुम उन्हें ही जान से मारकर उनकी ही बेटी के जबरदस्ती कर रहे हो। आशु नफरत के साथ हंसते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके सेटिस्फाई हो सकता हूं तो मुझे जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हारा नवागत करने में। आशु की बातें सुनकर वानी सिर से लेकर पैर तक कांपने लगती है। आशु उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ वानी, डर लग रहा है, तुम इतना कांप क्यों रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं यार। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने सोच लिया था तुम्हें किसी भी हालत में अपने बिस्तर तक लाकर ही रहूंगा, और अब तो मुझे मौका भी मिल गया है, तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं, और तुम्हारी ये खूबसूरती किसी को भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। वानी तुरंत उसे खुद से दूर धकेल देते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझे आज घिन आ रही है तुमसे, मैं सोच भी नहीं सकती जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। आशु वानी के हाथों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है और अपने कोट को निकालकर फेंक देता है, फिर अपने शर्ट को भी निकालकर फेंक देता है और उसके करीब जाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं सोचा था तो आज देख लेना अपनी आंखों से मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। वानी रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वरुण गुस्से से कहता है, क्योंकि ऐसे अपने सामने रोता हुआ देखना चाहता था मैं, और तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कभी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूं, और एक बात, तुम सिर्फ एक दिन का मेरा बिस्तर गर्म करने के काम आने वाली हो मेरे। वानी अपने हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं कभी तुम्हें अपना दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। आशु कहता है, अरे यार ये रोना धोना बंद करो और मुझे अपना काम करने दो, और वैसे भी कल से तुम सबसे दूर जाने वाली हो तो दोबारा अपनी शक्ल दिखाने का यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहज बचता। ये कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है। वानी उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करती है तो आशु उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है।
फिर उसके कपड़ों को निकाल दो फेंक देता है और उसके शरीर को देखकर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम तो एक अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारा ये शरीर मुझे तुम्हारे साथ वाइल्ड बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सॉरी बेबी। ये कहकर वो उसके शरीर पर टूट पड़ता है। वानी लगातार चिल्ला रही थी, उससे अपने आप को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन आशु उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता और वह रूम साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी चीखें उस रूम से बाहर नहीं जाती। आशु उसके शरीर को एक भेड़िए की तरह खा रहा था, नोच जा रहा था, और वानी सिर्फ उससे भीख मांग रही थी, लेकिन वह उसके ऊपर जरा सा भी दया ना दिखा रहा था। छोड़ दो मुझे कहते हुए वह लगातार रो रही थी, उसके आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन आशु को आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आशु उसके सीने पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके होठों और उसके गले पर किस करते हुए काटता है, जिससे उसके गले पर हल्के हल्के खून आने लगते हैं। वानी लंबी लंबी सांसें लेती है और बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम हैवान हो, दूर रहो मुझसे, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। आशु आहूजा। इस बार उसका चिल्लाना आशु को भड़काने के लिए काफी था। वह उसके बाल को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है, जिससे वानी का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके होंठ के किनारे से खून बहने लगता है। आशु उसे देखते हुए कहता है, अपनी औकात में रहो, समझी। उस थप्पड़ से वानी पूरी तरीके से हिल जाती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। क्योंकि वानी एक अमीर खानदान की राजकुमारी होने के साथ साथ अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसे उन लोगों ने काफी लाड प्यार से बड़ा किया था। उसे खरोचना है स्टार से उन्होंने उसे कभी घर से बाहर तक नहीं जाने दिया है, और वही उसके साथ आज ये सब हो रहा होता है। आशु उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वनु को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर को नोच रहा है। वह दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन आशु का एक हाथ उसके मुंह में होने के कारण उसका चिल्लाना उसके गले तक ही सीमित रह जाती है। वानी लंबी लंबी सांसें लेते हुए लगातार रोए जा रही थी और अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। आशु उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है और उसके होठों पर किस करते हुए अपना एक हाथ से उसके शरीर को सहलाता है। वानी अब लगभग टूट चुकी थी, वह एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। जब आशु की डिजायर शांत हो जाता है, वह उसके ऊपर से हट जाता है और उसके ऊपर चादर डालकर अपने कपड़े पहनते हुए अपना फोन उठाकर नीचे खड़े डॉक्टर को ऊपर आने को कह देता है। वही वानी कोई भी हलचल ना करते हुए एकटक रेलिंग की तरफ देख रही थी। तभी वहां पे दो डॉक्टरों की टीम आती है और वानी के शरीर से चादर को हटा देते हैं और एक डॉक्टर सर्जिकल नाइफ लिए वानी की तरफ बढ़ जाता है। वह लोग बिना वानी को बेहोश किए यही उसके सीने पर चीरफाड़ करने लगते हैं और वही वानी अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहती है, वानी मल्होत्रा का वादा है, तुम सबसे अच्छा है, मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, मैं तुम सबके इन चेहरे को जरूर याद रखेगी और एक दिन जरूर लौट कर आऊंगी तुमसे अपना बदला लेने के लिए। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। टू बी कंटिन्यू। चटू, शादी या बर्बादी। अब आगे। एक हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक लड़की बेड पर लेटी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है तो खुद को अनजान जगह पाती है। वह अपनी आंख खोलते ही सबसे पहले अपने सीने पर हाथ रख देती है और वहां पर देखते हुए कहती है, मेरा हार्ट तो उन लोगों ने निकाल लिया था, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई और मेरे सीने पर कट का निशान क्यों नहीं है, और ये कौन सी जगह है। वह जैसे जैसे याद करती है उसके साथ क्या हुआ था, वह जोर जोर से चीखने लगती है। अभी डॉक्टर्स के गए हुए कुछ ही समय हुए थे कि वार्ड के अंदर से लड़की के चीखने की आवाजें आने लगती है। वही एक नर्स जो सभी चीजों को चेक कर रही थी, वो लड़की को होश में आए देख भाग के बाहर जाती है और कहती है, डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है, जल्दी आइए। नर्स की बात सुन डॉक्टर जल्दी से अंदर जाते हैं। वही बॉडीगार्ड भी किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि बॉस मैम को होश आ गया है। दूसरी तरफ से बिना कुछ बोले कॉल कट हो जाता है। वही वार्ड के अंदर लड़की को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही थी, मुझे मॉम डैड के पास जाना है, उन्हें चोट लगी है। तभी वार्ड का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुलता है और एक कपल अंदर आता है। वह दोनों अंदर आते ही उससे लड़की को बुरी तरीके से घूमने लगते हैं। वह लड़की कुछ कह पाती उसके पहले ही वह आदमी आगे जाकर उसको खींचकर एक चांटा लगा देता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें बचा सकती है, तो इस शादी से तुमने आखिर क्या सोचकर सुसाइड करने की कोशिश की। वह लड़की अपने गालों पर हाथ रख लेती है और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर यह है कौन और इस बारे में बातें कर रहा है। वह ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और एक एक की सारी चीज उसके माइंड में वीडियो की तरह चलने लगती है।
और अब जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे सब कुछ क्लियर हो चुका होता है और वह अपने मन में कहती है, तो क्या मैं मारकर वापस से जिंदा हो गई हो, वह भी किसी और की आइडेंटिटी लेकर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उस लड़की को जब तक अपनी कंडीशन का कुछ पता नहीं चला था, तभी उसने उस आदमी की चीखती हुई गुस्से से भरी आवाज सुनी, अरे शैतान लड़की, तुम्हारी शादी का फैसला तो पहले से ही हो चुका है, जिसे अब कोई भी नहीं बदल सकता है। अगर तुम मर भी गई ना तो भी हम तुम्हारी हड्डियां मैरिज हॉल तक ले जाएंगे और तुम्हारी शादी करवाएंगे। इसलिए अब तुम कोई नाटक करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेहतर होगा कि आने वाले दिनों में तुम एक अच्छी ओबेदित लड़की की तरह रहो और हम जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ करने से पहले ही उससे लड़की के साथ करवा कर गई थी, इसलिए तुम चाहकर भी इस शादी से नहीं भाग सकती हो और तुम्हें मुझे दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सब तुम्हारी किस्मत की गलती है। तुम्हारी किस्मत ही इतनी बुरी है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है और पहले से एक क्लास बन चुका है, जिसकी सांसें तो चल रही है लेकिन जिंदा होकर भी वह मरा हुआ है। वह जैसे जैसे उन लोगों की बातें सुनती जाती है वैसे वैसे उससे याद आने लगता है कि ये लोग इस लड़की की असली मालकिन के साथ क्या क्या करते थे, ये लोग इसका कैसे जीना दुश्वार कर दिए थे। लेकिन तभी उससे याद आता है जिससे इस लड़की की शादी होने वाली है वह तो व्योम का ही छोटा भाई है। व्योम की याद आते ही लड़की की आंखें ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, नहीं, मैं उस घटिया इंसान की बातों को कैसे मार सकती हूँ। व्योम तो मुझे बहुत प्यार करता है, वह मेरे लिए इतना गलत कभी सोच ही नहीं सकता। मुझे कुछ भी करके भी व्योम तक पहुंचना ही होगा और उसके पास पहुंचने के लिए मुझे ये शादी करनी होगी, क्योंकि मेरी जैसी एक काम आदमी उसे जैसे बड़े इंसान के पास नहीं पहुंच सकती। उसने अपनी नजरें नीचे की ओर झुकाए और अपने आप को देखा, जिसे देखते ही एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, वह कल 21 को हुई थी और आज वह एक 18 साल के लड़की के शरीर के अंदर है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारी वानी का ही रीबर्थ हुआ है। तभी वानी को याद आता है इस लड़की का नाम तो तिशिया है, जो कॉलेज स्टूडेंट है और पार्ट टाइम जॉब करके अपने कॉलेज फीस भरती है। वह इन सब बातों में अभी खोई हुई होती है कि तभी वह आदमी एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश की और उसने काफी देर तक इंतजार भी किया, लेकिन उस लड़की ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बेचारी देती भी कैसे, वो तो खुद में ही उलझी हुई थी। फिर उस आदमी ने गुस्से में कहता है, तुम शैतान लड़की, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी या नहीं। वानी अभी भी सोच में ही डूबी हुई थी और तभी उसने अनकॉन्शियसली ही कहती है, हम ठीक है, बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान ना ही करो और ना ही अपने डैड को तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए मजबूर करो। वह औरत तिशिया से कहती है, ये कोई और नहीं, तिशिया के डैड राजीव मेहरा और उसकी सटेप मदर मीनाक्षी मेहरा होती है। फिर वह राजीव जी से कहती हैं, जी आप बेफिक्र हो जाए, ये एक अच्छी लड़की है, वो कोई परेशानी पैदा नहीं करेगी। क्यों बच्चा, मैं सही कह रही हूं ना। मीनाक्षी जी की बातें सुनकर वानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में कहती है, कितनी नौटंकीबाज औरत है ये। इसे देखकर यकीन हो गया कि अपनी इन्हीं मीठी बातों की वजह से तिशिया के डैड को अपनी बातों मिली होंगी। अब से वानी ही तिशिया है, इसलिए वह उसे तिशिया ही कहेंगे और ये हमारी हीरोइन है। तभी एक बार फिर राजीव जी तिशिया पे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी माँ कितने प्यार से तुम्हें बुला रही है और तुम होगी कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। उसकी बातें सुनकर तिशिया बिना भाव के तुम दोनों की तरफ देखती है और कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, अब आप दोनों हंसी चाहिए। जैसे ही राजीव की तिशिया की बातें सुनते हैं वह खुश हो जाते हैं और कहते हैं, फिर ठीक है, मैं यहाँ से डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ, तुम हमारे साथ घर चलो, कल ही तुम्हारी उससे लड़के के साथ शादी है। तो आइए जान लेते हैं उनके बारे में। तिशिया 18 साल की बहुत ही प्यारी और इनोसेंट लड़की है। वह अभी कॉलेज में पढ़ती है। उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। सुंदर सा चेहरा, बड़ी बड़ी नीली आंखें, उसे पर बड़ी बड़ी पलकें, दूध जितना गोरा बदन, सुर्ख लाल होंठ और कमर से नीचे आते बाल दिखने में बिल्कुल एक परी की जैसी। उसकी मॉम की डेट पहले ही हो चुकी है। उसके पापा पहले उससे प्यार करते थे, लेकिन जब से उन्होंने दूसरी शादी की वह तिशिया को पूरी तरीके से भूल गए। राजीव जी और मीनाक्षी जी के 2 बच्चे हैं, काव्या मेहरा और आयुष मेहरा। ये दोनों भी अपनी मां की तरह ही है, तिशिया को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं। उनका जितना कम होता है सब उसे ही करवाते हैं। नेक्स्ट डे तिशिया के शादी के लिए एक बड़ा सा 5 स्टार होटल बुक किया गया था और उसे एक राजमहल की तरह सजाया गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज किसी राजा का शादी हो। और हो भी क्यों ना, आज उदयपुर के किंग कहे जाने वाले वेदांश प्रताप राजावत की जो शादी थी।
दुनिया भर से सभी बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। वही तिशा को कई सारी ब्यूटिशियन मिलकर तैयार करने में लगी हुई थी। तिशा बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर बैठी हुई थी और वह उन लोगों को खुद को तैयार करने दे रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त ना ही कोई हंसी थी और ना ही कोई उदासी। तभी वहां पे काव्या आती है और तिशा को देखते हुए कहती है, तो मेरी प्यारी बहना कैसा लग रहा है तुम्हें एक पैरालाइज इंसान की वाइफ बनकर। तिशा एक नज़र से देखते हैं और फिर बिना किसी भाव के कहती हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, तो यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं अपना टाइम तुम जैसे बच्चों के ऊपर वेस्ट करना नहीं चाहती। उसकी बातें सुनकर काव्या को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। वह कुछ कहती उससे पहले ही उस रूम में एक लड़की आ जाती है जिसकी उम्र यही 21 साल होगी। भाभी, मैं आपकी इकलौती और प्यारी नंद शौर्या सिंह राजावत हूँ और मैं यहाँ पे आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हूँ। तिशा शौर्या को देखकर एक स्माइल पास कर देती है और उसके साथ जाने लगती है। शौर्य तिशा हाथ पकड़ते हुए उसे मंडप की ओर लेकर आ रही थी और जाती है। वहां पे मौजूद सारे लोगों की नज़र तिशा को देख उस पर परठहरसी। तिशा अपनी नजरें झुकाए हुए चलकर मंडप की ओर आ रही थी। तिशा ने आज मैरून कलर के शादी के जोड़े में कयामत लग रही थी। उसके गोरे बदन पर मैरून कलर बहुत जच रही थी। उसे देख लग रहा था जैसे कोई देवी हो जो स्वर्ग से उतर कर आई है। तिशा शादी के मंडप में जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी वहां पर एक लड़का व्हीलचेयर पर एक लड़के को लेकर आता है। अपने आगे से आती आवाज को सुनकर तिशा जैसे ही अपनी नजर ऊपर करती है उसकी नजर व्हीलचेयर पर बैठे इंसान पर पड़ती है। जब वह उसका चेहरा देखती है तिशा की नजरें उस पर ठहरसी जाती। उम्र लगभग 29-30 साल, गोरा रंग, सुंदर फीचर्स, चेहरे पर एक राजाओं वाला रोब, गहरी ब्राउन आंखें, 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी, काले घने जेल से सेट किया बाल, ग्रे सूट पहने हुए बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह राजाओं वाला एक पैरालाइज इंसान है। उसके चेहरे पर अभी भी एक रोब बना हुआ था। तिशा ने कभी इतना सुंदर लड़का नहीं देखा था। वह अपनी आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। तभी शौर्या उसके कान के पास आकर रहती है, भाभी वह अब आपकी होने वाले हैं, आपका जितना मन करे उतना देख लीजिएगा, उन्हें रूम में ले जाकर अभी शादी कर ले। तो चलिए जान लेते हैं अपने हीरो के बारे में। वेदांत सिंह राजावत यह एक राजघराने से बिलोंग करते हैं। तो यह है राजस्थान की हुकुमसा जो पूरे देश में राज करता है। उसकी कई सारी बिजनेस हैं जो कि पूरे इंडिया में फैली हुई हैं। ये स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल है मगर अपनों के लिए बहुत ही शांत। उसे अगर एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है उसे पाने के लिए। कोई भी इंसान उसके सामने खड़े होकर उसके आंखों आंखें डाल में पता चलेगा। बात करने भी डरता है। इनकी मॉम डैड का एक रहस्य है जो आपको बाद अब जान लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। प्रतिभा सिंह राजावत ये बड़ी रानी सा है और वेदांश की दादी सा। रणविजय सिंह रावत ये के राजा सा है और वेदांश के दादाजी राज सिंह राजावत और ये है उसकी पत्नी प्रेरणा सिंह राजावत। यह वेदांश की बड़ी माँ है और यहाँ की छोटी रानी सा, क्योंकि इनके पति को यहाँ की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठाया गया क्योंकि यहाँ के जो राजा होते हैं उनके अंदर पैदा होते ही एक अलग तरह के उनके अंदर एक क्वालिटी होती जो रणविजय जी के मेरे बेटे के अंदर नहीं थी और छोटी बेटी के अंदर थी। यही हो गए वेदांश के पापा के अंदर, लेकिन वह राजा बनते ही कहीं अचानक से गायब। उनके 3 बच्चे हैं, व्योम सिंह राजावत और शौर्य सिंह राजावत और उनकी छोटी बेटी शौर्य सिंह राजावत। शौर्य और शौर्या वेदांश को अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन व्योम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है उसने उसका हक मारा है। क्योंकि बड़ा होने के नाते ये राजगद्दी उसकी थी लेकिन मिली वेदांश को। बाकी सब आगे कहानी में आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल अपनी स्टोरी पर आते हैं। फिर वह लोग शादी के लिए बैठ जाते हैं। तिशा बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठी थी। पंडित जी जो कह रहे थे वो सब कर रही थी। उसके अंदर एक अनकहा सा तूफान उठ रहा था। उसे व्योम की बातें याद आ रही थी कि उन दोनों ने कैसे एक दूसरे से वादा किया था कि वह दोनों एक रही थी, दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन आज उसकी शादी उसके की छोटे भाई से हो। फिर वह खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरा व्योम कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। वह मुझे तो सच्चा प्यार करता था। जरूर आशु ने मुझसे झूठ बोला था ताकि वह मुझे तोड़ सके। मैं जब व्योम से मिलेगी उसे सारी बात बताऊंगी। उसे ये भी बताऊंगी कि मैं फिर से वापस आ गई हूँ, लेगा सिर्फ उसके लिए। और मुझे पता है सच्चाई पता चलते ही वह मुझे अपना। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके कानों में पंडित जी की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं, कन्या के मांग सिंदूर भरे। पंडित जी की बात सुनकर तिशा अपनी जगह से खड़ी होती है और वेदांश के हाथ को पकड़ के उसके हाथों से खुद के मांग में सिंदूर भर लेती है। इस पल में तिशा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये एहसास कैसा है।
और वही तिशा के छूते ही वेदांश के अंदर ही हलचल होने लगती है और वह भी अपने सेंस में आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वह न जाने कितने दिनों बाद उठा हो, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने जाती है और खुद को मंडप के अंदर पता है, वह एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे जहां तक क्या था उसका तो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर वह इस शादी के मंडप में इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। ये सब सोते हुए वह अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। वही कुछ देर में ही शादी संपन्न हो जाती है और शौर्य वेदांश का व्हीलचेयर पकड़ता है और उसे मंडप से बाहर ले जाओ अपने लगता है और शौर्य तिशा को मंडप के बाहर लेकर आती है। कुछ समय बाद उन लोगों की कार एक आलीशान राजमहल के आगे रुकती है। शौर्य वेदांश को कार से बाहर लेकर आता है। तिशा भी बाहर आ जाती है, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। महल के द्वार पर एक 50 साल की औरत हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी थी। शौर्य तिशा को उनके पास जाते हुए कहती है, भाभी सा इनसे मिलिए, यह है यहाँ की रानी माँ और हमारी और आपकी दादी सा, और ये जो उनके बगल में खड़ी है वह है मेरी मासा है और हमारे वेदांश भाई की बड़ी मासा प्रेरणा राज सिंह राजावत। तिशा उन्हें प्रणाम करती है तो वह तिशा को आशीर्वाद देते हुए कहती है, सदा सुहागन रहो। और फिर दादी सा शौर्य को घूरते हुए कहती है, तुमने तो अपनी भाभी सा को देख लिया, क्या अब तुम हमें नहीं दिखाओगे हमारी बहू रानी को? हम भी तो देखिए हमारे होने वाली महारानी सा कैसी दिखती है। दादी सा की बातें सुनकर शौर्य तिशा का घूंघट ऊपर उठा देती है। दादी सा जैसे ही तिशा के चांद से चेहरा देखती है, उनके चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है और कहती है, ये तो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह है। वही वेदांश जैसे ही इतने दिनों बाद अपनी दादी को देखा है, उसकी आंखों में आ जाते हैं, लेकिन कहीं किसी को सच्चाई पता ना चल जाए, इसलिए वह सुहागरात की सेज। अब आगे तिशा चलिए हम आपको वेद के कमरे में छोड़ देते हैं। दादी सा तिशा भी साथ लेकर आओ का हाथ पकड़ते हुए कहती है और फिर मुड़कर कहती है शौर्य वेदांश को। दादा सा की बातें सुनकर तिशा बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वह जी दादी सा चलिए बहुत मुश्किल से अपने आप को शांत करते हुए दादी सा से कहती है। कुछ देर बाद तिशा को दादी माँ वेदांश के कमरे में ले आ जाती है। तिशा कमरे में आते ही वहां का नजारा देख शौक में चली जाती है। कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। कमरे के बीच में एक गोल शेप बेड थी जिस पर व्हाइट बेडशीट डाली हुई थी। बेड के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी से लव बनाया हुआ था। पूरे कमरे पर ब्लैक कलर की हुई थी और कमरे को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेड रोसेस से सजाया हुआ था, बिल्कुल एक सुहागरात की सेज की तरह। ये सब देख तिशा बहुत घबरा जाती है। उससे ये घबराहट क्यों हो रही है ये वह भी नहीं समझ पा रही होती है। फिर अपने मन में कहती है, क्या इस राज का सेज सजाए बैठे हैं? महल के सारे लोग पागल हैं जो एक पैरालाइज्ड इंसान के लिए सुहागरात। तभी दादा माँ तिशा की तरफ देख कहती है, बेटा हम जानते हैं ये शादी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की है और शायद हम अपने पोते के प्यार में अंधे होकर तुम्हारी जिंदगी दूर पर लगा रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है एक दिन मेरा पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। और हम ये भी जानते हैं मेरे पोते के साथ रहना इतनी आसान काम नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम उसकी दिल को जीतो। तुम एक समझदार लड़की हो और उसकी पत्नी भी। हम तुम यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। तुम्हें जब जिस चीज की जरूरत है हमें बता सकती हो, हम हमारे पोते का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा हर एक सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे, बस उसके बदले में तुम्हें। तिशा उन्हें देख थोड़ी हिचकिचाहट से कहती है, पर दादी सा वह हम। उद्धरण चिन्ह तिशा हम जानते हैं आपके लिए उन्हें अपनाना थोड़ी मुश्किल भरी है, देखते हुए कहती है। लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकती है ना? दादी माँ तिशा को प्यार से। तभी वहां पर प्रेरणा जी आ जाती है और वह दादी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, माँ सा आप इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको पता है ना मैंने चुनी है अपने वेदांश के लिए तिशा को, और मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती है, यह जरूर अच्छे से ध्यान रखेंगी वेदांश का। वही जैसे ही वेदांश सुनता है कि इस लड़की से शादी करवाने का डिसीजन उसकी बड़ी माँ का था, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती है और वह अपने मन में कहता है, तो क्या बड़ी माँ ने इस लड़की को अब मेरे प्लान है ऊपर नजर बनाए रखने के लिए लाया है, या फिर इन दोनों का कुछ और ही? फिर एक एक करके वहां से सब चले जाते हैं और शौर्य वेदांश को बेड पे लिटाकर कपबोर्ड से उसके कपड़े लेकर आता है चेंज करने के लिए, कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है, जिसे सुनने के बाद वह कपड़े तिशा के हाथ में पड़ते हुए कहता है, भाभी आप भाई के कपड़े चेंज कर देना प्लीज, मुझे ना अभी बहुत जरूरी काम है, बाहर जाना है। तिशा कुछ क्या बात है, उससे पहले ही वह वहां से जा चुका होता है और वही तिशा उन कपड़ों को लेकर वहीं पर खड़े रह जाती है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वही वेदांश अपने मन में कहता है, बस एक बार मुझे पता चल जाए मेरे एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था और किस मकसद से किया गया था, उसके बाद मैं सबके सामने अपने इस सच्चाई को लाऊंगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी सच्चाई बाहर आते ही सबसे पहले शामत शौर्य की ही के लिए कहने की
आने वाली है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को मेरे कपड़े चेंज करने। वही तिश्या थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद कहती है, कोई बात नहीं के रूप में देखना है। तिश्या कपड़े ही तो चेंज करनी है तो कर सकती है, तुझे बस इसे एक पेशेंट। ये कहते हुए वह उसके पास पहुंच जाती है और एक एक करके उसकी शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट कर देती, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कब कबा रहे होते हैं, जिसे वेदांश भी महसूस कर पा रहा होता है, लेकिन वह फिर भी इस अवस्था में अपनी जगह पर पड़ा रहता है। तिश्या किसी तरह वेदांश के शर्ट को निकालकर उसे एक ब्लैक कलर की शर्ट पहना देती है, लेकिन जैसे ही लोअर पहनने की बारी आती है उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं डर के मारे। फिर वह अपने लहंगे के दुपट्टे को अपने आंखों पर बांध लेती है और फिर वह वेदांश के पेट को निकलने लगती है, लेकिन गलती से उसका हाथ गलत जगह पर टच हो जाता है, जिसे महसूस करते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, माफ करना भैया, गलती हो गई, बस गलती से टच हो गया, माफ कर देना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है वह क्या बोल रही है तो वह फट से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और फिर कहती है, सॉरी सॉरी, तुम मेरे भैया नहीं हो, हैं भगवान, मैं अपने पति को भैया कैसे बोल सकती हूँ। वहीं वेदांश तिश्या की हरकतें देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है, एक और आ गई। और फिर अपने मन में कहता है, इस घर में पागलों की कमी थोड़ी थी। जो फिर जैसे तैसे करके तिश्या वेदांश के कपड़े चेंज करती है और फिर अपने आंखों से दुपट्टे को खोलती है और एक लंबे सांस लेते हुए कहती है, किसी को कपड़े पहनना इतना मुश्किल काम होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वह अपने पहनने के लिए इधर उधर कपड़े देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर उसका मुंह लटक जाता है और फिर वह ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर एक एक करके अपने गहने उतरने लगते हैं और फिर चूड़ियां निकलने लगती है। तिश्या जैसे ही लास्ट चूड़ी निकलने को होती है कि तभी उसको अपनी मॉम की याद आ जाती है, जो कह रही होती है, वानी तुमने सारी चूड़ियां क्यों निकाल दी मेरे हाथ से, अब ऐसा कभी गलती से भी नहीं करना। तुम्हें पता है जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनके हाथ और उनके गले कभी सुने नहीं होने चाहिए, इससे पति के ऊपर संकट आता है। ये बात याद करते ही तिश्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर उठकर दोबारा पहन लेती है। वापस से एक चूड़ी अपने हाथों में डाल लेती है और उस मंगलसूत्र को भी। टू बी कंटिन्यूड। मैं तुम्हें रोमांस करने के लिए नहीं भेज रहा हूं। अब आगे। तिश्या बिना कपड़ा चेंज किया ही वेदांश के बगल में आकर लेट जाती है। दिन भर शादी के भाग दौड़ की वजह से वह बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, जिसके चलते उसको तुरंत नींद आ जाती है। तिश्या की आंखें जैसे ही बंद होती हैं वैसे वेदांश अपनी जगह से धीरे से गिर जाता है। उठने की कोशिश करता है लेकिन वह उठ नहीं पाता है और बेड से नीचे। फिर काफी देर कोशिश करने के बाद वह किसी तरह बेड का सहारा लेकर उठकर खड़ा होता है और तिश्या के आसपास फोन ढूंढने की कोशिश करने लगता है। जब उसे कहीं फोन दिखाई नहीं देता तो अपने मन में कहता है, हद है, इस लड़की के पास फोन भी नहीं है। और फिर किसी न किसी चीज को पकड़ते हुए वह अपने वार्डरोब के पास जाता है और वार्डरोब का गेट ओपन करके अपने कपड़ों को एक साइड करता है, जहां पर एक छोटा सा लॉकर जैसा कुछ दिखाई देने लगता है। फिर वेदांश उसने पासवर्ड एंटर करता है, जिससे वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है और नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगती है। वेदांश वैसे ही दीवार का सहारा लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और वहां पर अपनी नजर घुमाकर फोन को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में ही उसे फोन दिखाई दे देता है तो वह उसे चार्ज में लगा देता है। जब फोन 5% चार्ज हो जाता है तो वह किसी को कॉल करता है और कुछ कहकर फोन रख देता है। 20 मिनट बाद वेदांश किसी सच में घूम था कि तभी वहां पे दो लोग आते हैं। उनमें से एक लड़का आगे आते हुए वेदांश के गले लग जाता है और कहता है, आपकी इस हालात का जिम्मेदार सिर्फ मैं और मैं हूं। अगर मैंने उसे दिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की होती तो ये सब हुआ ही नहीं होता। और फिर थोड़े गुस्से से वेदांश के सीने में करने लगता है और कहता है, और आप मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो सकते हैं कि अपने पासवर्ड तक चेंज कर दिया। आपको पता भी है मैं आपको देखने के लिए कितना ज्यादा तड़प रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं आपके पास पहुंच सकूं। वेदांश उस लड़के को खुद से अलग करता है और कहता है, एक्सीडेंट तुम्हें के पीछे किसका था और किस मकसद से किया गया था कुछ पता चला। वेदांश की बात सुनकर वह लड़का मुंह बना लेता है और कहता है, पूरे 6 मंथ बाद आप मुझसे मिले हो और आप हो कि मेरा हाल चाल पूछने की जगह ये पूछ रहा हूं कि इसके पीछे था कौन। वैसे पूछ लिया है तो बात ही देना, इसके पीछे कोई और नहीं व्योम है और मकसद तो सामने ही है, उसे राजा जो बना यहाँ का। उस लड़के की बात सुनकर वेदांश उसे घूरता है और कहता है, जितना यह आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसके पीछे कुछ और भी है जो तुम दोनों पता नहीं कर पाए हो। इसलिए मुझे ही अब जल्दी से अपने पैर पर खड़ा होना होगा और इन सब के बारे में सोचना होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे लिए एक बेस्ट डॉक्टर को बुला, ताकि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकूं। और हाँ, तुम दोनों को तो मेरे शादी के बारे में पता ही होगा। जिसपे वह दोनों अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहते हैं, हाँ हमें तो पता ही
है, लेकिन अफसोस हम आपकी शादी में नहीं आ पाए और ना ही हमने आपकी बीवी को देखा। वेदांश उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्से से घूमने लगता है और कहता है, मैं तुम दोनों को अपनी शादी देखने के लिए नहीं बोलने वाला था। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि अगर तुम दोनों कोई शादी के बारे में पता था तो तुम दोनों ने मेरी शादी होने कैसे दी। वेदांश की बात सुनकर उसका असिस्टेंट दीपक कहता है, क्योंकि जब से आपका एक्सीडेंट हुआ तब से व्योम मेरे पीछे अपने आदमियों को लगा रखा है, इसलिए मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे तो लगता है इस शादी से आपको फायदा ही हुआ है। शादी होती आप होश में आ गए, यानी मैम आपके लिए लकी हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, फिर तो सबसे पहले मुझे जाकर अपनी भाभी को देखना चाहिए। इतना कहकर वह ऊपर जाने लगता है कि तभी वेदांश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अंश ये लड़की वही है जिससे तुम्हारी शादी बचपन में ही हो गई थी। वेदांश की बातें सुनकर अंश अपनी जगह पे ही रुक जाता है और फिर अपने भाई को हैरानी से देखते हुए कहता है, तो क्या अब ये हम दोनों की पत्नी है? यानी जिसे मॉम ने पसंद किया था वो हमारी वाइफ है, ये कितनी अच्छी बात है ना भाई। वेदांश अंश की बातें सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम्हें याद है मॉम का लास्ट मैसेज क्या था हम दोनों के लिए? चाहे कुछ भी हो जाए हमें दुनिया वालों के सामने खुद को एक्सपोज नहीं करना है और किसी भी हालत में खुद को जिंदा रखना है और उसे राजगद्दी पर बैठना है ताकि हम उन तक पहुंच पाए। तुम्हें पता है ना, जब हम दोनों पैदा हुए थे तभी मॉम ने मुझे इस दुनिया से छुपा दिया और तुम्हें इस दुनिया के सामने रखा। हम मॉम डैड के दो बेटे हैं पर दुनिया के लिए सिर्फ एक है। मॉम हमें वेदांश क्यों बोलती है? क्योंकि वो हम दोनों के नाम को इस दुनिया के सामने मौजूद रखना चाहती थी। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन जुड़कर वह एक हो जाता है। वेद जोड़ अंश इक्वल्स वेदांश सिंह राजावत। उनका पहला सिख हमारे लिए ये था कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, इसलिए हमें इस लड़की पर भी भरोसा है नहीं करना है, क्योंकि इस बार इस लड़की को लाने वाली हमारी बड़ी मॉम। अंश वेद की बातें सुनकर रुक जाता है और कहता है, हाँ मुझे याद है अपने कैसे मुझे इस राजमहल के अंदर भेज दिया और खुद अकेले रहकर अपना ध्यान रखा। आप चाहते तो मेरी जगह पर आप रह सकते थे, क्योंकि हम दोनों का चेहरा तो सेम ही है ना, लेकिन फिर भी अपने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। मैं वेदांश बनकर अपनी जिंदगी जी, लेकिन आप सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी में अंधेरों में बिता दिया। अब सच सच बताना, आपको उसे एक्सीडेंट के बारे में पता था ना, तभी तो आपने मुझे जगह चेंज कर ली उस दिन। अगर उसे दिन में अपनी जगह पर होता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। वेद अंश को अपने गले लगते हुए कहता है, अब ये सब बातें भूल जाओ और मेरे लिए एक अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करो जितनी जल्दी हो सके, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं और उसे राज तक पहुंच सकूं जिसकी वजह से हमारे मॉम डैड हमसे दूर हो गए। हमें किसी भी हाल में अपने मॉम डैड तक पहुंचना होगा। अंश वेद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, हम मॉम डैड के दो बेटे हैं से, और दोनों एक से बढ़कर एक, तो हमें कोई रोक नहीं सकता उन तक पहुंचने। उन दोनों की बात सुनकर दीपक इमोशनल हो जाता है और कहता है, सच कहूं तो आपने मुझे बहुत ही ज्यादा बेरहम, निर्दय, जल्लाद शख्स से कम है नहीं लगते थे, लेकिन अब पता चल रहा है आप लोग इतने भी निर्दयी क्यों। अंश दीपक को घूरते हुए कहता है, तुमने तो हमें बहुत अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं, हमें तो पता ही नहीं था तुम नामकरण भी करते हो। दीपक जब देखता है उसने गलती से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है तो वह बात को संभालते हुए पूरी बात को ही बदल देता है और कहता है, वेद सर हम आपके लिए डॉक्टर तो ढूंढ लेंगे, लेकिन आप अपना इलाज कैसे करवाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता वह बड़ी मॉम डॉक्टर चेंज करने देगी आपका। उसकी बात सुनकर उन दोनों भाइयों का ध्यान भी उसे बात से हटकर इस बात पर आ जाता है। वेद कुछ सोचते हुए कहता है, इसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस डॉक्टर का इंतजाम करो, बाकी डॉक्टर मिलने के बाद मेरी जगह चलेगा। अंश लेगा और अंश की मैं ले लूंगा, जिस किसी को कुछ भी पता नहीं। वेद की बात सुनकर अंश अपना मुंह बनाते हुए कहता है, भाई आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं कल से पैरालाइज इंसान बनने की एक्टिंग करूंगा? वेद एक मुस्कुराहट के साथ उसे देखता है और कहता है, मेरा भाई बड़ा हो गया, बातों को जल्दी समझ लेता है अब। वेद की बातें सुनकर अंश मुंह बना लेता है और कहता है, लेकिन मैं आपकी वाइफ के साथ कैसे रह सकता हूं? कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? अंश की बातें सुनकर वेद उसे घूर कर देखने लगता है और कहता है, भूलो मत वो तुम्हारी भी वाइफ है, और हाँ वैसे भी मैं तुम्हें वहां पर रोमांस करने के लिए नहीं भेजा है, बस तुम्हें वहां पर पैरालाइज होने की एक्टिंग करना है और सबकी पर नजर रखना है, खासकर इस लड़की पे, क्योंकि इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी मकसद से यहाँ पर आई है। टू बी कंटिन्यू। सच्चाई। अब आगे। अंश वेद की बातें सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है फिर आप अभी जाए और उस लड़की का फोटो सेंड कर दीजिए, मैं उसकी सारी डिटेल निकाल कर ले आऊंगा और आपके लिए एक अच्छे डॉक्टर का भी बंदोबस्त करता हूँ। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगता है उससे। तभी वेद उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुझे नहीं मिलना।
अंश वेद की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, कल से आपकी जगह तो मैं ही लेने वाला हूं, तो देख लूंगा उसे जी भर के, अभी आप आउट करना है। ही देखिए फिलहाल मैं चलता हूं, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं जिन्हें सॉर्ट। थोड़ी देर वेद जब रूम में आता है तो देखता है तिशा नींद में ही बड़बड़ा रही है और रो रही है। जब वह उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करता है, छोड़ दो मॉम डैड को प्लीज, मत मारो उन्हें, प्लीज उन्हें छोड़ दो ना। वेद तिशा की बातें सुनता है तो अपने मन में कहता है, इसके मॉम डैड तो है जिंदा, फिर ये क्या बोल रही है, कभी ये कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही। जब वह देखता है तिशा का रोना और ज्यादा बढ़ गया है तो वह जानबूझकर थोड़ी सी आवाज करके अपनी जगह पर लेट जाता है। वही आवाज होते ही तिशा तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उससे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करती है उसके सामने अपनी आंखें खोल देती है। उसके साथ हुई नाइंसाफी दिखाई देने लगती है, जिसके चलते वह तुरंत फिर वह दोबारा डर की वजह से दोबारा से सोने की हिम्मत ही नहीं कर पाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही दादी माँ तिशा के लिए कपड़े भेज दी होती हैं पहन के नीचे आने के लिए, क्योंकि उसका आज मुंह दिखाई का रस्म होता है। तिशा तैयार होते हुए बस व्योम के बारे में ही सोच रही होती है और वह अपने मन में कहती है, कहीं मैं किसी गलत घर में तो शादी नहीं कर ली, यहाँ पे व्योम क्यों नहीं है। फिर खुद को समझाते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसे हमारी मौत के बारे में पता चला कि वह दुखी हो गया हो और इसलिए वह यहाँ से दूर चला गया हो। वानी जिंदा है, मुझे कुछ भी करके व्योम तक पहुंचना होगा, उसे बताना होगा कि उसकी। ये सब सोते हुए वह तैयार हो जाती है और फिर जैसे ही नीचे जाती है सबकी नजर उसी पर ठहर से जाती है। तिशा ने लाइट पिंक कॉलर की साड़ी, माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं धा रही थी। होंठों पर लिपस्टिक, बाल खुले हुए थे। वह इंती सिंपल लुक में भी कहा। वह जैसे ही नीचे आती है दादी माँ उसकी नचले उतारते हुए कहती है, एक काला टीका भी लगा लो, नहीं तो कोई तुम्हें नजर लगा देगा। उनकी बातें सुनकर सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है और फिर तिशा का मुंह दिखाई का रस्म शुरू हो जाता है। वह रस्म अभी चल ही रही होती है कि तभी वहां पे 4 लोगों की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही तिशा के चेहरे पे डर के साथ साथ शौक वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। एक औरत जिसकी उम्र यही 50 साल होंगी, वह सामने आते हुए दादी माँ से कहती है, मासा आप अपनी बेटी के बिना ही रस्म चालू कर दी, मेरा थोड़ा सा इंतजार तो कर लिया होता, आखिर पहला हक होता है बुआ सा बुआ केतकी सिंह रानावत है का अपने भांजे की वाइफ को देखने का। जी हाँ, ये कोई और नहीं वेदांश की। फिर वह तिशा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या ये यहाँ की लकीरें क्यों है, महारानी बनने के लायक ही है कि नहीं, और इसके चेहरे पर ये डर की। दादी माँ केतकी जी की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम कब अपनी मजाक करने की इस आदत को बदलोगी, देखो कैसे डरा दिया तुमने मेरी बहू को। वो अभी नई नई है और अचानक से अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर साथ डर गई हैं। फिर दादी माँ तिशा को आगे करती है और कहती है, तिशा इनसे मिलो, ये तुम्हारी बुआ सा है और यह उनके बेटे आशुतोष है, जिन्हें हम प्यार से आंसू कहते हैं, और ये हमारे घर के बड़े बेटे व्योम सिंह राजावत हैं। व्योम आगे आते हुए कहती है, ओह मेरे छोटे भाई की वाइफ तो बहुत सुंदर है, सॉरी तुम दोनों के शादी में ना आ पाने के लिए, वो क्या है ना मेरी पहुंच पाया, मैं वाइफ का हार्ट का ऑपरेशन होना था तो इसलिए टाइम पर यहाँ पर नहीं। वैसे इनसे मिलो, ये है मेरी वाइफ वानी व्योम सिंह राजावता। तिशा उस लड़की को देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं उसके पापा के बिजनेस पार्टनर की बेटी तमन्ना होती है। तभी तिशा देखती है आशु उसकी की तरफ आ रहा है। ये देखते ही वह डर से कांपने लगती है, क्योंकि उसके सामने आशु का वही घिनौना चेहरा सामने आ रहा होता है जो उसने अपने मरने से पहले देखा था। आशु जैसे जैसे तिशा के करीब आ रहा होता है वैसे वैसे तिशा पीछे जा रही होती है और के चेहरे पर मशीन की बूंदें दिखाई देने लग गई होती है। तभी शौर्या बीच में आ जाती है और आशु से हाथ मिलते हुए कहती है, सॉरी भाई, लेकिन आपको भाभी से बात करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वह कहना भाभी अभी यहाँ पर अभी अभी आए हैं ना, इसलिए वह थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है। वही वेदांश भी तिशा के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा होता है और फिर वह अपने मन में कहता है, क्या यह इन लोगों को पहले से जानती है और इतना डरी हुई क्यों लग रही है। तभी दादी माँ तिशा को ऊपर भेज देती है। तिशा ऊपर जाते ही जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है और फिर खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, तुमने एक लड़की के लिए मुझे मार दिया, तुम पहले से ही शादीशुदा करीब आए थे और तुम्हारी वाइफ के लिए तुम्हें मेरा दिल चाहिए था, इसलिए तुम मेरे। लेकिन मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ धोखा देने आए थे।
तुमने अपनी वाइफ के लिए मरवा दिया मुझे, और अगर मरना ही था तो अपने हाथों से मार दिए होते, मैं खुशी खुशी मर जाती, लेकिन उतनी बदतर मौत क्यों दी तुमने मुझे। और आशु का मेरा दोस्त बनना तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। तुम आशु को पहले से जानते थे, तुमने मेरे साथ बस प्यार का नाटक किया था। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मना, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे आंखों के सामने मेरी मांग डैड को मार दिया, मेरी इज्जत तरतार छोड़ देते करवा दी, वो भी अपने भाई के हाथों से कम मरने के बाद तो मुझे। लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। मेरे मरने के बाद मेरे हॉट को तो तुमने उससे लड़की को दिया ही, लेकिन साथ में तुमने उसे मेरी पहचान ही दे दी। अगर वो वानी है तो जिसे तुमने मारा था वो कौन थी और मैं कौन हूँ? मेरा दोस्त जो मुझे बचपन से चाहता था, उसी ने ही मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, और जिसने साथ निभाने का वादा किया था उसने रास्ते में ही मुझे तन्हा छोड़ दिया, और उसने मेरे रूह को छल्ली कर दिया। मोहब्बत करने, एक जिल्लत का बदला लेने वालों ने जुनून की हद कर दी, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ अपने साथ हुए हर। कहते हैं जब कोई नई बहू घर में आती है तो अपने साथ उन्नत लेकर आती है, क्योंकि वह लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर नहीं, साक्षात्कार काल रूप लेकर आई हूँ, तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश करने के लिए, व्योम सिंह राजावत। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुमने बस मेरा प्यार देखा है और अब तुम मेरी बेपनाह नफरत देखोगे। भले तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारी सबसे प्यारी चीज क्या है, और मैं अब तुम्हारी उसी प्यारी चीज का सबसे पहले सर्वनाश करूंगी। जो वानी तुम्हें अपने जान से ज्यादा प्यार करती थी, तुमने उसे अपने हाथों से मरवा दिया। लेकिन अब जो वानी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वानी नहीं, तिश्या वेदांश सिंह राजावत है, जो तुम्हारा सर्वनाश का कारण बनेगी। To be continued. Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.